नमस्कार, आप देख रहे हैं द इम्पैक्ट शो। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। तो अब समय हो गया है आज की दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। तो शुरू करते हैं और उससे पहले आपको हम बता देते हैं कि आज की बड़ी खबरें कौन सी होने वाली हैं। तो पहली खबर यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अब दंगाइयों पर हम बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे। दूसरी हमारी जो बड़ी खबर है वो ये है कि बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में जो ब्लास्ट हुआ था उससे जुड़े हुए 2 आरोपी कोलकाता से गिरफ्तार किए गए हैं। तीसरी बड़ी खबर जो है वो है पीएम मोदी ने अपनी रैली में विपक्षियों पर एक बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा है कि जानबूझकर किसी उद्देश्य के साथ जो है सावन में और नवरात्रि में लोग मटन और मछली खा रहे हैं। तो इस पर उन्होंने बड़ी बातें कही हैं, उसका विश्लेषण भी करके आपको बताएंगे। अगली हमारी जो बड़ी खबर है वो है शराब नीति केस में सीबीआई ने के कविता को रिमांड मांगी है और वो जेल में पहले से ही अरेस्ट होकर के आई हैं, वो जेल में है और केजरीवाल भी इसी मामले में है। इसका पूरी घटना का विश्लेषण करेंगे। अगली जो बड़ी खबर है वो सीतापुर से आ रही है। सीतापुर में दरोगा ने थाने में सुसाइड कर लिया है, तो इससे भी जुड़ी आपको सारी जानकारी देंगे। आखिरी और बड़ी खबर जो हमारी होगी वो होगी हरियाणा स्कूल बस हादसे की पूरी कहानी आपको बताएंगे और बताएंगे कि कैसे ये हादसा हुआ था जिसमें कई बच्चों की जान गई और उसका जिम्मेदार कौन है। तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का बड़ा विश्लेषण इम्पैक्ट भारत टीवी पर। तो पहली हमारी खबर उसमें यह है कि योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है शुक्रवार को कैराना में चुनावी जनसभा के दौरान कहा, इस राज्य का एक माफिया पिछड़ी जाति के व्यक्ति की हत्या करके उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता था, लेकिन हमने उस माफिया की कब्जाई जमीन पर गरीबों को घर बना कर दिए हैं। वह लोगों को परेशान करता था। अब यह कहाँ है सब जानते हैं। योगी ने कहा आज कोई नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके बाप दादा की संपत्ति जब्त करके गरीबों में बंटवा देंगे। पहले माफिया सिर चढ़कर बोलते थे, छोटी छोटी बात पर दंगा होता था। आज दंगा करने वाले भूल गए, अब उल्टा लटका दिया जाता है। दंगा करते हैं तो नीचे मिर्च का छौंका लगा दिया जाता है उल्टा लटका के, जिससे वह दंगा करना हमेशा के लिए भूल जाए। कैराना से भाजपा ने मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी को टिकट दिया है। कैराना के बाद योगी सहारनपुर के बड़गांव पहुंचे, वहां भी उन्होंने जनसभा की। अब आपको बताते हैं कि उन्होंने अपनी जनसभा में क्या बड़ी बड़ी बातें कही हैं। सहारनपुर में योगी ने कहा आज कोई जेल में और कोई जहन्नुम में है, बाकी जो बचे स्वयं राम नाम सत्य की यात्रा पर निकल गए। आप देख रहे होंगे सपा के लोग उनके सामने दुम दबा के चलते थे, कांग्रेस के लोग कैसे नतमस्तक हुआ करते थे। जब ये चलते थे तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले रुक जाते थे। सरकार बदली तो हमने कहा ये काफिला और हूटर बंद होना चाहिए, फिर उनकी गर्मी शांत कर दिया गया। जिनकी गर्मी शांत हो गई है उन्हें ये जातिवादी फिर से पनपने दे रहे हैं, उन्हें पनपने न देना। ऐसे लोग आएंगे वोट मांगने तो उन्हें जवाब भी आप दीजिएगा। उन्होंने कहा आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं, पत्थरबाजी भी भूल गए हैं। छोटी छोटी बात पर पत्थरबाजी करने लगते थे। पहले होली, दीपावली, रक्षाबंधन पर कर्फ्यू लग जाता था। योगी ने कहा 70 साल तक सबको शासन का अवसर मिला, सपा बसपा और कांग्रेस ने भी राज किया है। ये देवबंद था, देवभूमि के मार्ग था, उसे मजहबी जुनून के लिए अखाड़ा किसने बना दिया। थोड़ी सी बात के लिए फतवा जारी कर दिया जाता था। वैक्सीन भी कैसे दी, क्या यह फतवा तय करेगा। उन्होंने कहा पिछले 10 वर्षों में यह सब अपने बदलते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि भूख का इंतजाम 80 करोड़ लोगों की इस भाजपा सरकार ने किया है। ये कांग्रेस सपा बसपा ने 80 करोड़ लोगों को भूखे मरने के लिए छोड़ दिया था। भाजपा सरकार ने इनके लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की है। और पीएम मोदी ने भी अपनी रैली में कहा है कि 5 साल तक ऐसे ही जो मुफ्त राशन मिल रहा था वो मिलता रहेगा। ये आपको हम जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। अब हम अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। तो अगली बड़ी खबर जो हमारी है वो है बेंगलोर के रामेश्वरम कैफे में जो ब्लास्ट हुआ था कुछ दिनों पहले, उससे संबंधित 2 आरोपी बंगाल से गिरफ्तार किए गए हैं। अब आपको इस पूरी खबर का विश्लेषण करके बताते हैं। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर जिले से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके नाम अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन साहिद है। एनआईए के मुताबिक 1 मार्च को साजिब ने कैफे में आईईडी रखा था, जबकि ताहा ने इसका पूरा प्लान तैयार किया था। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस की जांच कर रही है। एनआईए ने 5 अप्रैल को बताया था कि मामले में मुख्य और सह आरोपी की पहचान हो गई है। मुसाविर हुसैन साजिब मुख्य आरोपी और अब्दुल मतीन ताहा आरोपी है। मुसाविर ही कैफे में विस्फोटक लेकर गया था। दोनों ही कर्नाटक के
शिवभोगा जिले के तीर्थहल्ली के रहने वाले हैं। एनआईए ने दोनों की तलाश में कर्नाटक, तमिलनाडु और यूपी के 18 ठिकानों पर छापेमारी की थी। 29 मार्च से दोनों पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इससे पहले जांच एजेंसी ने ब्लास्ट केस में बीजेपी कार्यकर्ता साई प्रसाद को भी हिरासत में लिया था। एनआईए का कहना है कि साई का कैपिटल ब्लास्ट के आरोपियों से कनेक्शन है। भाजपा मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने दावा किया था कि दोनों आरोपी कोलकाता से पकड़े गए, लेकिन बंगाल पुलिस ने उनके दावे का खंडन करते हुए बोला कि आरोपियों की गिरफ्तारी की सही लोकेशन बताई है उन्होंने। जहां से आरोपी पकड़े गए वह पूर्वा मेदिनीपुर जिला कोलकाता से 180 किलोमीटर दूर है। इससे पहले जांच एजेंसी ने 23 मार्च को 2 संदिग्धों की पहचान की थी। फरार आरोपी ताहा तमिलनाडु पुलिस इंस्पेक्टर के विल्सन की हत्या के मामले में वांटेड था और चेन्नई में मुख्य संदिग्ध के साथ रहा था। एनआईए के मुताबिक साजिब और ताहा दोनों ही आईएसआईएस मॉड्यूल का हिस्सा हैं। इसकी पुष्टि मॉड्यूल के सदस्यों ने भी की थी, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने मुख्य आरोपी की पहचान आसपास के 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच करके भी की थी। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है जो वहां पर हादसा हुआ था, जो हमला किया गया था, साजिश की गई थी बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे से। अब हम बात करते हैं अपनी अगली खबर की। तो अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में बहुत बड़ा प्रहार किया है विपक्ष के ऊपर। उन्होंने कहा है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में शुक्रवार को पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए राहुल गांधी और लालू परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग सावन के महीने में मटन बनाते हैं, इतना ही नहीं इसका वीडियो भी बनाते हैं और जारी करते हैं। देश का कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है, ना ही ये मोदी किसी को नहीं रोकता है। सबकी स्वतंत्रता है, वेज खाएं या नॉन वेज खाएं। ये लोग वीडियो जारी कर देश के लोगों को चिढ़ाते हैं। ये लोग सावन के महीने में वीडियो दिखाकर मुगल मानसिकता के द्वारा लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपना वोट बैंक पक्का करना चाहते हैं। ये चीज जो है वास्तव में एक बहुत गंभीर विषय है कि ये लोग कैसे ऐसा करते हैं। मतलब जब किसी हिंदू समाज का कोई त्योहार चल रहा हो, कोई समय चल रहा हो, उसी समय इस तरह के वीडियो आना, ये एक मेरा ऐसा मानना है, मेरा भी ऐसा मानना है कि एक संयोग तो नहीं हो सकता है। बता दें कि बीते सावन के महीने में दिल्ली में मीसा भारती के घर पर लालू यादव का मटन बनाते हुए एक वीडियो राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। वहीं चैत्र नवरात्र के पहले दिन तेजस्वी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर हेलीकॉप्टर पर मछली खाते हुए एक वीडियो शेयर किया था, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस समय। आगे पीएम मोदी ने कहा कि इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब मुगल का शासन था तो आक्रमण करते थे, तो राजा को हराकर भी संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर नहीं तोड़ लेते थे उन्हें संतोष नहीं होता था। इनकी मानसिकता भी उन मुगलों जैसी ही है। नवरात्रि के दिनों में मछली का वीडियो दिखाकर किसको खुश करने की कोशिश करते हैं। ये देश की मान्यताओं पर हमला है। पीएम ने यह भी कहा कि मुझे पता है कि मेरे ये सब कहने के बाद वो गालियों की बौछार लेकर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए मेरा ये दायित्व है, इसलिए मैं ये सब बोल देता हूं। अब हम बात करते हैं हमारी अगली बड़ी खबर की, जो कि इस समय एक हाईलाइट बना हुआ है देश के अंदर। शराब घोटाला, दिल्ली के सीएम उसी केस में जेल में है इस समय। ठीक है, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था, कई सम्मन भेजे थे, वो हाजिर नहीं हुए। उसी में जो है के कविता भी गिरफ्तार हुई थी। तो पूरा मामला आपको बताते हैं कि अभी उसमें क्या अपडेट है, क्या आगे कार्यवाही चल रही है। दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया है। तिहाड़ में थी वो, उनको सीबीआई को दे दिया गया है कस्टडी में। सीबीआई ने कविता से पूछताछ करने के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी थी। सीबीआई का कहना है कि शराब नीति से जुड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कविता का सबूतों से सामना कराने की जरूरत है। उन्होंने आपको रिश्वत के भुगतान के संबंध के संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मतलब जो ईडी सीबीआई कह रही है कि उन्होंने आपको जो रिश्वत का भुगतान हुआ है उसके संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। घुमा फिरा रही है इधर उधर। के कविता के वकील ने सीबीआई के इस एक्शन को अवैध बताया है। उन्होंने जांच एजेंसी पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। यही आपको एक और हम जानकारी दे दें, अभी केजरीवाल ने भी अर्जी लगाई थी, गिरफ्तारी अवैध है। उसमें कोर्ट ने साफ कर दिया कि भाई नहीं भैया, बनता है सबूत, तो जिस तरह के ईडी दिखा रही है उसके हिसाब से तो गिरफ्तारी आपकी जायज है। तो ऐसा वहां पर भी हुआ और उनकी वो याचिका फिलहाल उस पर रोक लग गई है और वो जेल में है। तो ये
भ्रष्टाचार करने के बाद जब आरोप लगते हैं, फिर सबूत दिखते, लोग कहते हैं मौलिक अधिकार। किस चीज का मौलिक अधिकार है? क्या आम जनता के लिए जेल जाना, कोर्ट जाना, ये मौलिक अधिकार अलग होते हैं? बाकी जो नेता हैं, जो बड़े लेवल पे हैं, कोई सीएम है, तो इनके लिए मौलिक अधिकार अलग कैसे हो जाएंगे? कविता मनी लॉन्ड्रिंग केस में 26 मार्च से न्यायिक हिरासत में थी। एजेंसी ने गुरुवार यानी 11 अप्रैल को कविता को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। रिमांड मिलने पर कविता को सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ हुई। इससे पहले सीबीआई ने 6 अप्रैल को तिहाड़ में कविता से पूछताछ की। सीबीआई ने कविता को आईपीसी की धारा 120 आपराधिक साजिश जिसके अंतर्गत आती है, धारा 477 खातों में हेराफेरी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देने से संबंधित अपराध के तहत गिरफ्तार किया है। सीबीआई का कहना है जो किया है, शराब नीति घोटाला केस में कविता की अहम भूमिका है, सीबीआई कह रही है। सीबीआई ने एकदम क्लियर शब्दों में ये चीजें बोली हैं। साउथ ग्रुप का एक बिजनेसमैन केजरीवाल से मिला था और उसने दिल्ली में बिजनेस करने के लिए सपोर्ट मांगा था। केजरीवाल ने इसके लिए आश्वासन भी दिया था। वहीं कोर्ट कह रहा है कि हम दूसरे आवेदन पर विचार कैसे कर सकते हैं, उन्हें पहले खत्म करने दीजिए। सीबीआई ने कहा, दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में कहा था कि आरोपी अभिषेक बोइनपल्ली ने कहा था कि विजय नायर को करोड़ों रुपए दिए गए हैं। ये मामला भी खिंचता चलता ऐसे ही चला जा रहा है, लेकिन ईडी भी पूरी तरह से जुटी हुई है। वो सबूत दिखा रही है, उसको फिर से जो है मिल गई है, उनकी रिमांड मिल गई है। सीबीआई की एंट्री जो हो चुकी है, और ऐसा पता चल रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है कि सीबीआई की एंट्री केजरीवाल के मामले में भी हो रही है, क्योंकि मामला तो एक ही है, लेकिन केजरीवाल से भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है, ऐसा पता चल रहा है। अब हम बात करते हैं हमारी अगली खबर की। तो अगली खबर जो है वो सीतापुर से आई है। सीतापुर में थाने के अंदर एक दरोगा ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। वारदात शुक्रवार सुबह 10:30 बजे की मचरहेटा थाने की है। दरोगा का नाम मनोज कुमार, जिनकी उम्र 54 वर्ष थी। वह कुछ देर पहले ही घर से थाने पहुंचे थे। उसी दौरान किसी का फोन आ गया। बातचीत के दौरान उनकी फोन पर ही बहस हुई, ऐसा देखने वाले सूत्रों से पता चला है। इसके बाद उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली, फिर कनपट्टी पर रखकर गोली मार ली। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के पुलिसकर्मी दौड़कर पहुंचे। उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं कथित तौर पर दरोगा का एक सुसाइड नोट भी मिला है, मगर पुलिस अफसर उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। उधर दरोगा के सुसाइड की खबर मिलते ही एसपी चक्रेश मिश्रा भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि मनोज फतेहपुर जिले के रहने वाले थे। 5 महीने पहले ही उनकी मचरहेटा थाने में पोस्टिंग हुई थी। पुलिस हर एंगल से जांच इसमें कर रही है। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने बताया कि दरोगा मनोज कुमार शुक्रवार सुबह थाने पहुंचे थे। वह फोन पर किसी से बात कर रहे थे। अचानक उनकी बहस होने लगी। इसके बाद उन्होंने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। आशंका है कि यह परिवार से बात कर रहे थे, लेकिन यह भी साफ नहीं हुआ है। घर वाले इसकी पुष्टि करेंगे। आगे जांच में जो भी होगा सामने आएगा और आपको हम उसकी जानकारी देंगे। अब हम बात करते हैं अपनी आखिरी और सबसे बड़ी खबर के बारे में। हरियाणा में जो स्कूल बस का जो हादसा हुआ था, जिसमें 6 बच्चों की जान चली गई थी। ड्राइवर ने ब्रेक पर रफ्तार कम नहीं की, ब्रेकर पर। ये एक लापरवाही थी और जांच में पता चला कि वो नशे में भी था। तो इस पूरी घटना की जानकारी हम आपको देते हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में ईद की छुट्टी के बावजूद खुले जीएल पब्लिक स्कूल की तेज रफ्तार बस गुरुवार सुबह यानी 11 अप्रैल को पलट गई। हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 25 बच्चे घायल हुए हैं। इनमें कई की हालत अब भी गंभीर है। उन्हें रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। यह हादसा कनीना सहलंग रोड पर गांव उन्हानी के पास सुबह हुआ। हादसे के वक्त बच्चों को स्कूल ले जाया जा रहा था। हादसे में मरने वाले बच्चों की पहचान सत्यम, जिसकी उम्र 16 वर्ष, युवराज 14 वर्ष, 2 सगे भाई यसु 15 व अंशु 13 वर्ष, वंश 14 वर्ष और रिक्की 15 वर्ष के रूप में हुई है। इनमें से 4 बच्चे एक ही गांव झांझली के रहने वाले हैं। मरने वालों में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के भांजे, पूर्व सरपंच संजय शर्मा जी का बेटा भी शामिल है। ये हादसा गांव झांझड़ी के लिए सबसे मनहूस रहा है। इस गांव के 4 बच्चों ने हादसे में जान गंवाई है। इनमें 2 सगे भाई यसु और अंशु भी शामिल हैं। परिवार में ये दोनों ही संतान थी। गुरुवार शाम को चारों बच्चों का गांव के ही शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इनमें 2 सगे भाइयों अंशु और अंशु का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। अब इस घटना में बड़े खुलासे हुए हैं, जो वो हम आपको बताते हैं। तो पहला तो ये हुआ है कि बस ड्राइवर जो है वो नशे में था।
ठीक है। स्कूल बस को चला रहा था ड्राइवर जो वो नशे में था। पुलिस ने गिरफ्तार कर जब उसका मेडिकल करवाया तो उसमें शराब की पुष्टि हुई है। घायल छात्रा बबीता ने बताया कि ड्राइवर की आंखें लाल थी, बस की स्पीड ज्यादा थी। स्पीड ब्रेकर पर चढ़ते ही बस का संतुलन बिगड़ा तो ड्राइवर खिड़की खोलकर नीचे कूद गया और बस पलट गई। बस का पीछे का हिस्सा पेड़ से जाकर टकराया। खिड़की के कांच भी बच्चों को चुभ गए। तभी बच्चे मम्मी पापा कहकर चीखने लगे। किसी के हाथ पैर तो किसी के मुंह और सिर पर चोट लगी। कुछ बच्चे बेसुध हालत में एक दूसरे पर पड़े थे। सबके चेहरे और कपड़े खून से सने हुए थे। दूसरा जो खुलासा हुआ है, जांच में खुलासा ये हुआ कि बस के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे। उसका फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर था। बस की 6 साल से फिटनेस पासिंग नहीं कराई गई थी। परिवहन विभाग द्वारा पिछले महीने स्कूल प्रबंधक पर बस के कागज पूरे न होने पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। तीसरा बड़ा खुलासा है कि जांच में खुलासा जो हुआ कि अगर जीएल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल दीप्ति राव लापरवाही नहीं करती तो 7 बच्चों की जान बच जाती। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई दिव्या नाम की छात्रा के दादा ने बताया कि नशे में धुत बस ड्राइवर को खेड़ी गांव में एक ग्रामीण ने रोका था। बाकायदा बस की चाबी भी निकाल ली थी। ड्राइवर के नशे में होने की जानकारी ग्रामीणों ने प्रिंसिपल को दी, मगर प्रिंसिपल ने ये कहते हुए टाल दिया कि आज ड्राइवर को जाने दीजिए, बच्चे काफी लेट हो गए हैं, कल इसे हटा देंगे। इसके बाद यह हादसा हुआ। मतलब जो प्रिंसिपल थी दीप्ति राव, उन्हें पता था कि जो ड्राइवर है वो नशे में है और उसके बावजूद गांव वालों ने जब रोका तो उनसे चाबी लेके उसको दे दिया कि भाई बच्चे लेट हो जाएंगे घर पहुंचने में, आज जाने दो, कल हटा देंगे। वाह। पुलिस ने केस दर्ज कर बस ड्राइवर सहलंग निवासी धर्मेंद्र, कनीना निवासी प्रिंसिपल दीप्ति व स्कूल सेक्रेटरी होशियार सिंह को गिरफ्तार किया है। होशियार सिंह स्कूल संचालक का बड़ा बेटा है और दीप्ति छोटे बेटे की बहू है। हादसे के बाद जाके परिवहन विभाग ने नारनौल आरटीए के सहायक सचिव प्रदीप कुमार को सस्पेंड कर दिया है। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन को छुट्टी के दिन स्कूल खोले जाने पर भी नोटिस दिया है और 3 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि यदि सरकारी अवकाश के दिन कोई निजी स्कूल खुला पाया गया तो संबंधित स्कूल की मान्यता रद्द होगी। उन्होंने राज्य के सभी डीसी व पुलिस अधीक्षक को निर्देश देते हुए कहा है कि भविष्य में इस तरह का कोई हादसा न हो, इसलिए आप सावधानी रखें, जांच जारी रखें। इसके लिए डीसी व पुलिस अधीक्षक ही जिम्मेदार माने जाएंगे। तो ये जो थी आज की बड़ी खबरें थी। अब हम आज का जो विश्लेषण है वो यहीं पर रोक रहे हैं। अब हमारी मुलाकात होगी आपसे कल दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।